Good morning, students. Today we are going to discuss about S block elements. S block elements are the element in which last electron enter in the S subshell. S block elements are the element in which last electron enter in the S orbital or subshell. तो देखो बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या एस सबशेल में एंटर करता है। तो एस ब्लॉक में बच्चों जनरली जो है दो ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल के, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम जनरली जो है एक साथ जिनको पढ़ते हैं लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक, और दूसरे ग्रुप में आता है आपके बेरिलियम से लेके मैग्नीशियम। तो जनरली बच्चों यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ग्रुप फर्स्ट और दूसरा होता है ग्रुप सेकंड। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका पहला एलिमेंट है यहाँ पे लिथियम, जिसको हम यहाँ पे एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसके बाद सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो दो ग्रुप के एलिमेंट हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, इनको हम किस तरीके से यहाँ पे इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जनरली जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, इसमें 8 ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम 8 ऐड करेंगे, इसका 19 हो जाएगा। 19 में हम 19 में 18 ऐड करते हैं तो इसका होता है यहाँ पे 37। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 37, ठीक है। इसमें जब हमने क्या किया 18 ऐड किया, उसी तरीके से हम इसमें 32 ऐड करते हैं, ठीक है। 18 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 55, और इसमें हम फिर 32 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 87। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 होता है, और पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 होता है और फ्रेंसियम का 87 है। और इसके आगे हम बच्चों जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। यहाँ पे कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पे आपका कैल्शियम का कितना होता है? 20 होगा, और स्ट्रोंशियम का आपका 38 होता है, और इसके नीचे आता है आपका बेरियम, तो बेरियम का 56 और रेडियम का आपका 88 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है बच्चों कैसे एलिमेंट है? इनको हम कहते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन को स्टडी नहीं किया जाता। क्यों नहीं करते हैं इस ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन की स्टडी? क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर इनसे अपोजिट होता है। हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इनके जैसी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, इसलिए हाइड्रोजन को अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। एस ब्लॉक एलिमेंट ये आपके मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं, ठीक है, और ये डाइवैलेंट कैटायन बनते हैं। अब मोनोवैलेंट क्या होता है? यानी 1 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव मोनोवैलेंट है, Li पॉजिटिव यानी मोनोवैलेंट का मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से आपका जो ये वाले है डाइवैलेंट है, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, इस तरीके से ये कैटायन होते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसमें से जो फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंसियम आपका किस तरीके का है? रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर के मेटल, इन मेटल्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रुप फर्स्ट वालों को, ग्रुप फर्स्ट को हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं, एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल बोलने का क्या रीजन है कि हम इनको एल्कली मेटल बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलने का इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनके जो ये मेटल क्या करते हैं, इनके जो ऑक्साइड होती है एल्कली मेटल, लिथियम वाटर के साथ मिलकर ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और यहाँ पे क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, एलाइओएच
प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरीके से आपका सोडियम था, सोडियम ने यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन करनी है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके क्या है, एल्कली मेटल है। एल्कली का मतलब इन मेटल के साथ क्या बने होते हैं, बेस बने होते हैं, ठीक है। तो इन मेटल को हम कहते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या बेस बनाते हैं। ये क्या है, बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इधर वाले मेटल है इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी ये कहते हैं एल्कलाइन तो है बट ये अर्थ मेटल क्यों है, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में होते हैं। अब अर्थ क्रस्ट में कैसे रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। कंबाइंड फॉर्म यानी किसके फॉर्म में मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में ये आपको मिलते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, CO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड CaCS, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में ये आपके मेटल अर्थ क्रस्ट में होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल कैसे है, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं हम इसको, फिर हम इस मेटल को फ्री कर सकते हैं। ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, हमें मैग्नीशियम क्या मिल जाएगा, फ्री मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये आपके डाइवैलेंट होते हैं, यानी डाइवैलेंट कैटायन है, Mg2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसलिए ये वाले मोनोवैलेंट और ये वाले क्या है, डाइवैलेंट कैटायन होते हैं। अब इनमें से बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम, ये रेडियो एक्टिव टर्म्स आया था यहाँ पे, ये भी रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। रेडियम और जो फ्रेंसियम है ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव का मतलब जिसकी डिकम्पोज होने की टेंडेंसी होती है, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो छोड़ते हैं धीरे धीरे अपने आप में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी टेंडेंसी को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव नेचर, ठीक है। तो फ्रेंसियम का रेडियोएक्टिव नेचर है, इसलिए फ्रेंसियम को इसके साथ नहीं पढ़ते, इसकी इतने से ऊपर वालों की सिमिलर प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या विजिबल नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इन चारों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम देखेंगे इसके कि आपके क्या एल्कली मेटल है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बच्चों एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कि ये जो आपके हैं इनमें से हम देखेंगे कि ये एलिमेंट क्या है, ये नेचर में बहुत कम एविडेंस है इनका। हाँ, इसमें एक चीज है बच्चों कि जो अर्थ क्रस्ट में होता है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन आपका 46% है। ऑक्सीजन आपका क्या है, सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन 46% है, ठीक है। दूसरा आपका सिलिकॉन जो होता है 27% होता है। एल्यूमिनियम कितना है, 8% है, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर का, फिफ्थ जो है एविडेंस किसकी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है एबेंडेंट मेटल होता है फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर का, ठीक है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फाइड, इस फॉर्म में ये क्या है, अर्थ क्रस्ट में, यानी सिक्स्थ नंबर का है। अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो है आपके सोडियम, लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, जो इधर वाले मेटल वो बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कम अमाउंट में है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इसको देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, और किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। हर ऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन होता है, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सब जगह क्या आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट। इसलिए ऑक्सीजन आपका क्या है, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, 46% है, ठीक है। कहीं कहीं भी आपको 49% भी दिखेगा बुक में, ठीक है। तो एलिमेंट होगा तीसरे नंबर का क्या होता है, एबेंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। और फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर के कौन है, जो एनसीईआरटी में आपको दिखा हुआ आपके चैप्टर में कि फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर का एबेंडेंट एलिमेंट कौन है, आपका होता है यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब इसके बाद बच्चों कुछ यहाँ पे हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे कि ये जो आपके मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का रोल क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसको आप बच्चों पढ़ेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप ये आपका सेलुलर ट्रांसपिरेशन में, ये आपका सेल होती है, सेल के अंदर एक अंदर ले जाने का काम करता है, आयन को एक बाहर ले जाने का, आयन के मूवमेंट के लिए ये सोडियम पोटेशियम आयन क्या होते हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। ब्लड सेल में ये क्या करते हैं, एक ले जाने का काम करेगा, दूसरा अंदर लाने का काम करेगा। तो सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरीके से कैल्शियम हमारी बोन में कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। कैल्शियम क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है।
उसी तरीके से हमारा जो सॉल्ट बना होता है NaCl से मिलकर बना होता है, ठीक है, NaCl। तो ये आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है NaCl, ठीक है। तो NaCl आपका क्या हेलोजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम का बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है इसका, ठीक है। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे जो कैल्शियम फॉस्फेट है जो हमारे क्या एपेटाइट के फॉर्म में, एपेटाइट बच्चों एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है किस तरीके से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, ठीक है। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से इधर हम देखेंगे किसमें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल क्लोरोफिल में, इसकी वजह से उसका ग्रीन कलर होता है। मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट में कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ग्रीन पिगमेंट में। अब बच्चों यहाँ पे हम अलग से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे हमारे पास पहले मेटल आता है बेटे एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है एल्कली मेटल। तो जो एल्कली मेटल है उसमें फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर है आपका लिथियम, उसके नीचे होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 11, इसका है 19, इसका होता है 37, इसका है 55 और इसका होता है 87 फ्रेंसियम। इस तरीके से हम देखते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक प्रॉपर्टी में बच्चों क्या आता है, एल्कली मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी यहाँ पे जिसको हम पढ़ रहे हैं, एल्कली मेटल की। एल्कली मेटल का क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये एलिमेंट है लिथियम का 1s2 और 2s1 होता है, ठीक है। सोडियम का एल्कली मेटल जो है आपके मोनोवैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंस एक है, इनके पास सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में। उसके बाद आप देखेंगे ये सोडियम आया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। इसका 3s1, इसका 2s1, इसका लास्ट में 3s1, इसका 4s1 आएगा। यहां पे हम देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6 और 4s1, ठीक है। 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 10, 12, 18 और 19। यहां पे हम बढ़ेंगे आगे तो हमारे पास आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और इसके बाद आया 3p6 और 4s2। उसके बाद आएगा आपका यहां पे आपका फिर 3d आ जाएगा, 3d10, 4s2 और 4s1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 4s1 मतलब 3d आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे d से f लाने से इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके, 37, 2, 4, 10, 18, 30, ठीक है। और 30 के बाद ये आपका 37 तक जाएगा, तो ये आपका 4s, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1 होगा ना इसमें, ये 4s1 था, ये आएगा 5s1, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2, 3p के बाद 3d10, 4s2 और 4p आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 4d10 और 5s2, 5p6 और 6s1। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप इसका भी ऐसे चलाते रहेंगे, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, हमारा f आ जाएगा। और इसका जो लास्ट में होगा इसका किस तरीके होगा, इसका आएगा 7s1, ठीक है। इस तरीके इसका 7s1 होगा।
अब देखो ये आपका बेटा क्या है, एक टाइप का अफवाह का प्रिंसिपल लगा रहे हैं हम इसमें, और इस तरीके से हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अफवाह ने एक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपना रूल दिया था, ठीक है। तो इसके लास्ट सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इस तरीके से। ये तो इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है सबका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, इनका कंप्लीट सेल हमने लिखा। अब देखो इसको शॉर्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना है तो देखो इसको आप लिख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अलग से हम लिख सकते हैं टाइम। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिथियम का क्या होता है, उससे पहले इनर्ट गैस कंप्लीट होती है 2p हीलियम, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी 2s1। यहाँ पे आपकी एक इनर्ट गैस 10 में कंप्लीट होती है नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ नियोन तक कंप्लीट हो जाते हैं, और 11 आता है 3s1, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़े, यहाँ पे आएगा आपका आर्गन, ठीक है, ऑर्गन के बाद यहाँ पे 4s1, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आएगा रूबिडियम पे, रूबिडियम का होता है क्रिप्टॉन, यहाँ पे 37 में 36 में वहां इनर्ट गैस कंप्लीट होती है, और यहाँ पे आ जाएगा 5s1। इस तरीके से आप यहाँ पे 54 पे आपका जीनोन आता है, जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना 54, और यहाँ पे 6s1। इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे 88 पे, रेडॉन यहाँ पे होता है, ठीक है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वहां, उससे पीछे रेडॉन जो 86 पे कंप्लीट होता है, और फ्रेंसियम का 87 है तो 7s1, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होके इसको हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक हमें पता होता है ना ये कैसा है, 1s1 हीलियम का मतलब है 1s2, तब आपका 2s2 आता है, 2s2। अब 3 चाहिए तो एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 10 और 3s1 यहाँ पे आया, इस तरीके से। यहाँ पे आप जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 4s1 एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा। वैसे इसमें है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p6 5s1 यहाँ पे आएगा, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। अब देखो ये तो था आपका एल्किल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका, सबके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्किल मेटल का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s1 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns1, इसको लिख सकते हैं ns1, मतलब इनके सबके s सेल में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें एटॉमिक प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस, यानी लिथियम से लेके सीजियम तक एटॉमिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीजेस। अब इंक्रीज होने का क्या रीजन है कि नीचे जाने पे रेडियस हमेशा इंक्रीज करेगी, एटम की रेडियस या फिर आयन की रेडियस, दोनों नीचे जाने पे इंक्रीज होगी। नीचे जाने पे इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि लिथियम का साइज इतना है 2s2, सोडियम का बड़ा हुआ है और बड़ा हुआ है, तो इस तरीके से सेल नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ जाता है, साइज के बढ़ने के साथ रेडियस भी बढ़ जाएगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसको हम कहेंगे कि नीचे जाने पे रेडियस क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करती है। तो सोडियम की रेडियस क्या बड़ी है लिथियम से, ठीक है। इस तरीके से नीचे जाने पे सेल नंबर बढ़ता है, एक नया ऑर्बिट आ जाता है, नया ऑर्बिट आने से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरीके से अब दूसरा है आयनिक रेडियस। क्या होता है, ये तो एटम की रेडियस है, ये सोडियम अगर है तो ये एटम है, और अगर हम Na पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आयन है। तो आयन की रेडियस हमेशा एटम के रेडियस से कम होगी। तो सोडियम का साइज क्या है, बड़ा है, और Na1 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, तो ये बिगर साइज का है, स्मॉलर साइज का है, तो इसकी रेडियस भी नीचे जाने पे बढ़ेगी। तो यानी लिथियम आयन का साइज छोटा है, सोडियम उससे बड़ा साइज का है, Al पोटेशियम उससे बड़े साइज का है, और रुबिडियम उससे और बड़े साइज का होता है। तो साइज बेटे नीचे जाने पे साइज क्या, आयन का साइज क्या है, बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ेगी तो आयन का साइज भी, तो दोनों का दोनों एक ही ट्रेंड में चल रहे कि नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन
रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी किसी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से, एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है, ये आपका सोडियम मेटल है, ठीक है। और इसमें से हम यहाँ पे कुछ एनर्जी दे रहे हैं इसको, और इसका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा होगा, जो ये आपका सोडियम का, अगर ये साइज है इस तरीके से सोडियम का, तो सोडियम का जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, और तब ये क्या होगा, आयन के फॉर्म में आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो वो एनर्जी बच्चों नीचे जाने पे हमेशा क्या करेगी, कम होती जाएगी। उसका कम होने का रीजन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सोडियम, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, लिथियम के कंपैरिजन में। पोटेशियम, उसके बाद आएगा रुबिडियम, और उसके बाद आएगा सीजियम। और फ्रेंशियम को इसके साथ क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी, मिजरेबल प्रॉपर्टी नहीं, और रेडियोएक्टिव है, उसकी हम प्रॉपर्टी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम इन चारों को ही एक साथ, 4-5 को ही एक साथ लिखते हैं। तो देखो ये किसका ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसका, Al3 मेटल का। तो ये तो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी किसी एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, मतलब जो यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी इसकी इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म्स आता है नया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो था आपका, इसको आप देख सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद आपकी आती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये बच्चों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो हाइड्रेशन का मतलब है वाटर से मतलब होता है, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर से, ठीक है। तो देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द amount of energy required to, the amount of energy released, amount of energy released देखो बच्चों ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो गैसेस आयन का मतलब है जब कोई आयन जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, आयन जो होगा वाटर को अपने साथ जोड़ता है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वाटर को अपने साथ कंबाइन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है बच्चों इस तरीके के, लाइक लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, सोडियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी आयन इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनी हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन कंबाइंड विद ए वाटर मॉलिक्यूल। ये 1 मोल है, एक लिथियम आयन क्या करता है, जब वाटर को अपने साथ जोड़ता है, उस टाइम जो हीट रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस तरीके से हो जाएगा पोटेशियम आयन, और ये आपका क्या है, रुबिडियम, और इससे कम हो जाएगा सीजियम आयन। तो नीचे जाने पे आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो यानी स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन हायर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो स्मॉल साइज के केटायन के ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इस तरीके से हो जाएगा। यानी इसके जो सॉल्ट होते हैं, एल्कली मेटल के सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी लिथियम
लिथियम हमेशा क्या रहता है LiCl.2H2 अपने साथ वाटर को जोड़ के रखता है। इसकी हाइड्रेशन की वाटर को जोड़ने की ज्यादा टेंडेंसी है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज्यादा होता है नेगेटिव में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप अलग से पढ़ेंगे इसको। तो बच्चों ये था एनसीईआरटी में। इसके बाद बच्चों देखो हमारे पास क्या आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। तो ये आप देख सकते हैं एक टर्म्स आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में किसी एटम की एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसका एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब बच्चों देखो मेटल के केस में हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल। एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल क्या है? सिल्वरी यानी सिल्वर कलर के, एक टाइप के सिल्वरी व्हाइट होते हैं। सोडियम का पीस आपने देखो किस तरीके से चमकता है, एक टाइप का सिल्वर टाइप का दिखता है, ठीक है। सिल्वरी व्हाइट और सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसको कट जाता है, इसको आप सोडियम के पीस को क्या कर सकते हैं? चाकू से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैसा मेटल है? सॉफ्ट मेटल होता है इस तरीके से। और आप नीचे जाने पे डेंसिटी बच्चों देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं डेंसिटी। नीचे जाने पे डेंसिटी क्या करेगी? लिथियम से यहां तक सीजियम तक डेंसिटी हमेशा क्या करती है? इंक्रीज करेगी। नीचे जाने पे डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लिथियम टू सीजियम डेंसिटी इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम इज बट लाइटर देन सोडियम। सोडियम से हल्का होता है, यानी कौन होता है? सोडियम से हल्का आपका लाइटर, यानी ये इसकी डेंसिटी कम है किसके? सोडियम से कम डेंसिटी किसकी? पोटेशियम की। उसका एक रीजन होता है इस साइज की वजह से कि सोडियम का साइज इतना नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। साइज एक्सेप्शनली यहाँ पे साइज बढ़ जाता है सोडियम का, ठीक है। लिथियम का कंपैरिजन बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाता है, यानी लिथियम का सोडियम का साइज 4s आने तक कैसे बढ़ा? ये आपका 1s था, इस तरीके से बहुत ज्यादा साइज बढ़ गया। यहाँ पे एक 3D सेल भी आ गया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s1 में है, ठीक है। और लिथियम का कहाँ पे था? यहीं पे था। तो इसका एक्सेप्शनली साइज बढ़ा, इस वजह से यहाँ पे साइज की वजह से लिथियम क्या होता है? हल्का होता है। किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में। तो लिथियम का साइज यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि लिथियम लाइटर होता है किसके कंपैरिजन में? सोडियम के कंपैरिजन में लिथियम क्या है? हल्का है, कम डेंसिटी वाला है, ठीक है। तो नीचे जाने पे आपका क्या होगा? डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। तो नीचे सोडियम लिथियम का मास कम है, सीजियम का ज्यादा है, तो मास बढ़ने के साथ डेंसिटी हमेशा बढ़ती है। बट यहाँ पे थोड़ा रेगुलर ट्रेंड में क्या आ रहा है? चेंजेज आ रहा है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम का साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो साइज का ध्यान रखना कि आपका एक्सेप्शनली साइज बढ़ता है पोटेशियम का, और इस वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। नेक्स्ट ये बच्चों यहाँ पे इसके बाद क्या प्रॉपर्टीज है? हम यहाँ पे इसके बाद नई प्रॉपर्टी देखेंगे। एक टाइप की प्रॉपर्टी है कि जो आपके ये मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, ये आपके विजुअल रीजन में क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लैम टेस्ट देते हैं। अब ये फ्लैम टेस्ट क्या है बच्चों? देखो फ्लैम टेस्ट क्या है? फ्लैम टेस्ट का मतलब है कि ये सारे मोनोवैलेंट आए हैं। कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं। इनके पास सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सेल में इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का है ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो लास्ट का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेशन शो करता है। यानी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाके एनर्जी को क्या करेगा? फिर एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन छोड़ता है यहाँ पे, H एमिट करता है। जो एमिटेड रेडिएशन होता है उसका कलर हमें क्या होता है? दिखाई देता है। तो ये एल्कली मेटल अलग अलग टाइप के कलर शो करते हैं, यानी फ्लैम टेस्ट देते हैं।
जब हम इनको सनलाइट में रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यह क्या है ग्राउंड स्टेट है, और इस स्टेट को हम कह रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में वो जब फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी यानी रेडिएशन एमिट करेगा, और जो वो रेडिएशन होता है वो विजुअल रीजन में आएगी, इसलिए वो हमें कलर शो करते हैं। और अलग अलग मेटल का क्या होता है, अलग अलग कलर होता है। तो आप यहाँ पे एक चार्ट बना सकते हैं कि किस टाइप का कलर कौन सा मेटल देता है। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा ये आपका मेटल, और उसके बाद है उसकी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला मेटल था हमारा लिथियम, उसके बाद है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अभी फ्रेंशियम को इसके साथ नहीं ले रहे क्योंकि फ्रेंशियम आपका रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टी इनके जैसी नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी जब तक आप उसको लाइफ में ले जाएंगे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका लाइफ टाइम क्या है बहुत कम होता है, हाफ लाइफ उसकी बहुत कम है। तो लैम्डा मैक्स देखेंगे, इस लैम्डा मैक्स के बेसिस पे बच्चों इसका कलर कैसा कलर है, इसका क्रिम्सन रेड कलर का है। ठीक है, किस टाइप का कलर है इसका, क्रिम्सन रेड कलर। ये क्रिम्सन रेड कलर का है, और जो दूसरा वाला है आपका ये सोडियम येलो कलर का होता है। येलो कलर कहां पे देता है, जब ये फ्लेम टेस्ट में देगा, फ्लेम टेस्ट का कलर है। इसी तरीके से आपका ये वाला आगे वाला है पोटेशियम, आपको वॉयलेट कलर देता है फ्लेम टेस्ट में। जब इसको हम उसमें रखेंगे, विजुअल रीजन में रखेंगे, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उस टाइम पे ये रेडिएशन एमिट करता है उस फ्लेम टेस्ट में। तो इस टाइप का ये इस टाइप, अगर आप सोडियम को धूप में ले जाएंगे तो कौन सा कलर देगा, क्रिम्सन रेड कलर में चमकेगा। उसी तरीके का आप सोडियम को ले जाएंगे, इसको पोटेशियम को तो वॉयलेट कलर देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका दे रखा है यहाँ पे कि रेड वॉयलेट कलर किसका होता है, रुबिडियम का होता है, रेड वॉयलेट कलर। इसके बाद हमारा सीजियम है, तो सीजियम आपका किस तरीके का ब्लू कलर देता है। अब इसकी वेवलेंथ दे रखी है यहाँ पे, तो वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ यानी एनर्जी जो है उसकी, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, ठीक है, नैनोमीटर में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए इतना काफी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम जो इससे आगे पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल।